हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है नबील अहमद और स्वागत करता हूं मैं आपका द हिंद गुरु एकेडमी के एक और सेशन के अंदर जिसका नाम है नीट में जीत। और बच्चा, जैसे कि आपको पता है, हम इस नीट में जीत का रोड मैप के तहत हम दो चीजें लेकर आते हैं इसके अंदर। एक होता है कंसेप्चुअल वीडियोस और दूसरा होता है यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो ये जो आज का लेक्चर है बच्चा, वो होगा कंसेप्चुअल वीडियो और इस कंसेप्चुअल वीडियो का टॉपिक होने वाला है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के तहत बच्चा हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि भाई आखिर ब्रीदिंग होती कैसे है। जैसे कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब होता है इट इज अ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज विच अल्टीमेटली गिव्स सम एनर्जी, जिसकी वजह से हम लोग फंडामेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। और रेस्पिरेशन के क्या होते हैं बच्चा, 4 मेजर स्टेप होते हैं, जिसमें पहला ही पार्ट क्या होता है यहाँ पर ब्रीदिंग होगा, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन और फिर आता है यहाँ पर आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। आज की क्लास के अंदर जो हम लोग डील कर रहे होंगे वो होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो कि फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर आपका रेस्पिरेशन का। जैसे कि आपको पता है कि ब्रीदिंग इज जस्ट अ नॉर्मल वेंटिलेशन ऑफ एयर, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसके 2 पार्ट होते हैं और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें कोई भी आपका एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं कह सकता हूँ एनर्जी यूज ही हो जाती है। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बच्चा हम लोग समझ रहे होंगे इनहेलेशन कैसे होता है और एक्सहेलेशन कैसे होता है, राइट। तो सबसे पहले इनहेलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो सपोज ये मैंने अपना आपको ना ऐसे रखा हुआ है, तो ये बॉडी को ऐसे कट किया, तो थोरेसिक सेगमेंट इतना पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है सो दैट आप ये बात समझ पाए बच्चा। ये है रिब्स, ये है वर्टिबल कॉलम, ये डायफ्राम और ये है हमारे लंग्स, ठीक है। तो अब इनहेलेशन होता कैसे है ये समझने के लिए बच्चा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होता है। इनहेलेशन के टाइम पर जो डायफ्राम है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम जो होगा बच्चा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट वाइज वो फ्लैट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो डोम शेप से फ्लैट होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अलॉन्ग विद डायफ्राम बच्चा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वे भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के टाइम पर 2 चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, नंबर 1 डायफ्राम, नंबर 2 एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो जब ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है बच्चा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो थोरेसिक कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर की जो कैविटी है जिसको मैंने बोला इंट्रापल्मोनरी कैविटी, तो उसका भी वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है बच्चों कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जब इंट्रापल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो यहां पर इंट्रापल्मोनरी कैविटी का जो प्रेशर है वो आपका यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू लंग्स, इसीलिए एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर विच मींस फ्रॉम आउटसाइड और एनवायरमेंट से हमारे लंग्स के अंदर इनहेल हो जाती है। ये है इनहेलेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इनहेलेशन में क्या होता है बच्चा, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होंगी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अगर जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो रिजल्ट वाइज फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने की वजह से यहां पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जिसके रिजल्ट वाइज इंट्रापल्मोनरी कैविटी यानी कि जो लंग्स के अंदर की कैविटी है उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। रिजल्ट वाइज मैं कह सकता हूं कि लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि एयर जो है वो इनहेल हो जाती है। और जब इनहेलेशन होता है बच्चा तो जो हमारा स्टर्नम और जो रिब्स होती हैं उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस हैं कि आपकी जो रिब्स और स्टर्नम है वो आपका अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो हमारे रिब्स और स्टर्नम है वो आपका मूव करेंगे अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड। ये चेंजेस आते हैं बच्चा इनहेलेशन के टाइम पर, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं ब्रीदिंग का दूसरा पार्ट जो कि है एक्सहेलेशन। तो सेम डायग्राम रहेगा बट थोड़े से पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाएंगे। वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखो, एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल दोनों ही रिलैक्स होंगे
और जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो रिजल्ट वाइज जो फ्लैट था वो अब डोम शेप हो जाएगा, ऐसे आपका कर्व जैसा हो जाएगा। तो रिजल्ट वाइज रिलैक्स होने की वजह से क्या हुआ, डोम शेप। जब आपका डायफ्राम रिलैक्स या वो डोम शेप हो जाता है तो रिजल्ट वाइज थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, घट जाता है, और रिजल्ट वाइज इंट्रापल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और रिजल्ट वाइज जब वॉल्यूम कम हुआ बच्चों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भैया वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। जब भैया वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो इंट्रापल्मोनरी कैविटी का जो प्रेशर है, यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसीलिए मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एयर जो है वो हाई प्रेशर जो कि लंग्स के अंदर है से आपका लो प्रेशर जो कि आउटसाइड है आपका चला जाएगा, तो एयर जो है वो बाहर एक्सेल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका एक्सेलेशन का। एक बार हम लोग इसको फिर से देखते हैं कि एक्सेलेशन के टाइम पर क्या होता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल दोनों ही रिलैक्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनहेलेशन के टाइम पर, राइट। तो जब ये रिलैक्स होंगे तो डायफ्राम आपका डोम शेप हो जाएगा। रिजल्ट वाइज थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा, इंट्रापल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और इंट्रापल्मोनरी कैविटी का जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो बाहर के कंपैरिजन में वो ज्यादा हो गया, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि लंग से आउटसाइड चली जाती है, और इसी मैकेनिज्म को आप क्या बोलते हो यहां पर, एक्सेलेशन, राइट। तो एक्सेलेशन के टाइम पर रिब्स और स्टर्नम में भी कोई चेंज आता है, जैसे कि इनहेलेशन के टाइम पर आया था। तो रिब्स और स्टर्नम जो होंगी वो मूव करती हैं बच्चा, आपका मैं कह सकता हूं डाउनवर्ड, बैकवर्ड और इनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब ऐसे नीचे आएगा, ये पीछे आएगा, और ऐसे इनवर्ड हो जाएगा। तो ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे एक्सेलेशन के टाइम पर। तो ब्रीदिंग जो है बच्चा वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है यहाँ पर एक्सेलेशन। एक कंप्लीट ब्रीदिंग में बच्चा 5 सेकंड का टाइम लगता है, 2 सेकंड लगती है मुझे इनहेल करने में और 3 सेकंड लगती है मुझे एक एक्सेल करने में, और एवरेज ब्रीदिंग जो रेट है बच्चा वो 15 to 16 ब्रीद होता है पर मिनट। ओके, तो बस एक एडिशनल पॉइंट इसमें हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, वो है फोर्सफुल एक्सेलेशन का। फोर्सफुल एक्सेलेशन का मतलब होता है कि जब आप जबरदस्ती से आप बहुत ज्यादा एयर नॉर्मल कंडीशन के अलावा फोर्स करके जो निकालते हो वो होता है फोर्सफुल एक्सेलेशन। और फोर्सफुल एक्सेलेशन में क्या चीजें होती हैं कि जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हैं, वैसे अगर हम लोग, आपने ये बात समझी होगी कि एक्सेलेशन के टाइम पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और जो आपका डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है, जबकि फोर्सफुल एक्सेलेशन में आपको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और जो एब्डोमिनल मसल है ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही होंगी। तो फोर्सफुल एक्सेलेशन की बात करेंगे, रिमेंबर दैट, तो वहां पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की बात हो रही होगी और बात हो रही होगी आपके एब्डोमिनल मसल, क्योंकि ये दोनों ही आपका फोर्सफुल एक्सेलेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को बचा समझा, इनहेलेशन, एक्सेलेशन, और एक एडिशनल पॉइंट समझा हम लोगों ने फोर्सफुल एक्सेलेशन का। सो बच्चा, तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं और आ जाते हैं हम लोग अपने चैंपियन बोर्ड पर। जैसे कि आपको पता है कि ये है बच्चा द हिंद गुरु एकेडमी का चैंपियन बोर्ड, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नीट में जीत अर्जित की है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी नीट में जीत अर्जित हो और आप भी चाहते हैं भैया आपका भी फोटो इधर आए और मैं बड़ी खुशी से आपको इंट्रोड्यूस करूं, तो नीचे दी गई हुई डिटेल को बच्चा फॉलो करिए, ठीक है। और यहाँ पे आज की क्लास को हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो बच्चा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो जितना ज्यादा शेयर करोगे तो उतना ज्यादा ये अच्छी इंफॉर्मेशन काफी लोगों तक पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच।